फ्यूचर एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती है। कक्षा 8 के सभी बच्चे आज पढ़ेंगे विज्ञान का पहला पाठ कृषि प्रबंधन। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के सभी बच्चे विज्ञान का पहला लेसन कृषि प्रबंधन पढ़ेंगे। तो पहला है फल, फसल एवं फसलों के प्रकार। तो पहले हम देखेंगे कि फसल की परिभाषा क्या होती है या फसल किसे कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े भाग में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। यानी बहुत अधिक बड़ा भाग होना चाहिए और उसमें एक ही प्रकार की फसल होनी चाहिए। ऋतुओं के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती है। तो बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन बनता है कि ऋतुओं के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है। तो आपको लिखना है कि ऋतुओं के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती है। पहली है रबी की फसल, दूसरी है खरीफ की फसल और 3 जायद फसल। अब बात करेंगे हम सबसे पहले रबी की फसल। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। तो जो रबी की फसल होती है वो आपको अक्टूबर नवंबर में अधिकतर बोई जाती है और फरवरी मार्च आते आते नहीं गर्मियाँ आते आते इसे काट ली जाती है। इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों आदि होते हैं। मैं रबी की फसल के बारे में बता दूं, ये अधिकतर फसल कुएं से या किसी भी साधन से पानी निकाल कर पिलाई जाती है। अब है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल के बारे में कहूँ, ये बारिश पर निर्भर करती है पूरी फसल। ये जून जुलाई यानी गर्मियों में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसके उदाहरण है गंवार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। अब है जायद की फसल। यह फसल मार्च से जून के मध्य की फसल है और इसके उदाहरण है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि उपयोग के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है। यानी उपयोगिता के आधार पर, काम के आधार पर। सबसे पहली है अनाजी फसल। जो अनाज होता है ना, अनाजी फसल में जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि। उपयोग क्या होता है कि जो ये गेहूँ, जो ज्वार, मक्का, बाजरा होता है, ये उपयोग होता है रोटी व दलिया बनाने में होती है। और दूसरा है दलहनी फसल। दलहनी जिससे दाल बनती है उसमें हम बात करेंगे अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द आदि। इसका उपयोग होता है दालें बनाने में। अगला है तिलहनी फसल। तिलहनी फसलों में मुख्य है मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी आदि। और इसका उपयोग तेल के अंदर किया जाता नहीं। जितनी भी फसलें उनसे अधिकतर से तेल निकाला जाता है। अब है मसाले वाली फसल। मिर्ची, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी आदि। और इनका उपयोग है मसाले, ये मसाले के रूप में काम ली जाती है। अगली है फल या सब्जी वाली फसल। आम, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा आदि। उपयोग फल व सब्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे फसल उत्पादन प्रक्रिया। हम जानते हैं कि फसल उत्पादन प्रक्रिया में हम जो भी 7-8 आपकी प्रक्रिया होती है उससे गुजरता है तब हमें फसल प्राप्त होती है। तो फसल उत्पादन प्रक्रिया किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेती की तैयारी से लेकर पकी हुई फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की पूरी प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। यानी खेत की तैयारी से पूर्व उसकी सफाई,
जो भी करते हैं उनसे लेकर उनको मंडी तक बेचने तक की जो प्रक्रिया होती है वो फसल उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। हमारा अगला टॉपिक है कृषि पद्धतियाँ, यानी खेती करने की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं और कौन कौन से कृषि पद्धति में उपकरण काम में आते हैं। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। यानी फसल पैदा करने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं वही पद्धतियाँ कहलाती है। इसमें हम कृषि के औजारों में हल, कुदाली और कल्टीवेटर होते हैं, जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगाकर हम खेतों में जुताई करते हैं। खेती के मुख्य चरण। खेती के मुख्य चरण, ये एक मुख्य बड़ा सवाल बनता है। कभी कभी ये 4 से 6 नंबर का सवाल भी बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको आपको विशेष कर याद रखना है। पहला है मिट्टी तैयार करना। खेती के चरण का पहला मुख्य काम होता है मिट्टी तैयार करना। हम थोड़ा इसको विस्तृत पढ़ाएंगे आपको। फसल उगाने से पहले किसान खेत को हल के माध्यम से उलट पुलट कर भूमि को पोला कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि मिट्टी तैयार करने के लिए फसल उगाने से पहले किसान को हल के माध्यम से उलट पुलट कर भूमि को पोला कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पोली मिट्टी के क्या लाभ होता है, हम मिट्टी को पोली क्यों करते हैं। बीज भूमि में थोड़ा अंदर चला जाता है, जिससे अंकुरण आसानी से हो जाता है। पहला लाभ यह है कि यदि आप उस मिट्टी को पोला करोगे तो बीज थोड़ा अंदर चला जाएगा और वो आसानी से अंकुरित हो जाएगा। दूसरा, पौधे की जड़ें आसानी से अंदर चली जाती है। यदि आप अच्छा पोला नहीं करोगे तो पौधे की जड़ें आसानी से अंदर नहीं जाएगी। तीसरा है, पौधे की जड़ें जमीन में आसानी से श्वसन क्रिया कर सकती है। आप जानते हो कि हम पौधों की जड़ों में खाद पानी देते हैं, पौधे की जड़ें जमीन में आसानी से श्वसन क्रिया और उसकी पोली होगी, तभी ये सभी चीज़ें पौधे को मिलती रहेगी। अब मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों केंचुआ की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है। इसके अंदर कई जीव जंतु पलते हैं, जिसमें विशेषकर केंचुआ होता है, जो वृद्धि करने में पोली मिट्टी में सहायक होती है। तो ये पहला चरण था। दूसरा चरण है जुताई। मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाना जुताई कहलाती है। यानी हल से उस मिट्टी को इधर उधर करना ही पोला बनाना ही जुताई कहलाता है। बुआई करना, मिट्टी तैयार करने के बाद किसान उन्नत बीजों का चयन कर खेत में बो देता है, इसे बुआई करना कहते हैं। हम बीजों का पहले तो बीजों उपचारित करेंगे, उसके बाद में उसको खेत में बुआई कराएंगे। अगला है खाद व उर्वरक देना। मिट्टी को उपजाऊ एवं पोषक तत्वों का स्तर सही बनाए रखने के लिए किसान खेतों में खाद व उर्वरक देता है। यानी अच्छी फसल के लिए हमें पौधों में खाद या उर्वरक देना चाहिए। अब हम देखेंगे खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। हम इसमें यह बात आई है कि खाद और उर्वरक देते हैं, तो हम देखेंगे कि खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। खाद प्राकृतिक होती है, जबकि उर्वरक के कृत्रिम होती है। जो प्रकृति खाद प्राकृतिक होती है और उर्वरक जो कि मशीनों की सहायता से फैक्ट्री में बनाई जाती है, जिसको जैसे कि यूरिया है। खाद खेत में बनाई जाती है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। अगला पॉइंट है खाद में ह्यूमन मात्रा अधिक होती है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अब हम देखेंगे कि जैविक खाद के क्या लाभ है। ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में सक्षम होती है। इस खाद से लाभदायक जीवाणु में वृद्धि तेजी से होती है, इससे मिट्टी पोली बनी रहती है। जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है सिंचाई। समय समय पर फसल में पानी देना सिंचाई कहलाता है। आप और हम जानते हैं
की फसल लेने के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम देखेंगे सिंचाई के क्या लाभ है, ये क्यों दिया जाता है। पहला है बीज अंकुरण के लिए पानी आवश्यक होता है, यानी बीजों को अंकुरित करने के लिए पानी देना जरूरी होगा। दूसरा वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक जलापूर्ति होती है, हम पानी पिलाते पौधों को और धूप के कारण से पानी उड़कर वाष्प बन जाता है, इस कारण से भी हमें उसको जलापूर्ति देनी जरूरी होती है। अब पौधों के लिए आवश्यक जलापूर्ति होती है, जरूरी है। अब सिंचाई हेतु जल स्रोत, हमें सिंचाई यानी पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिंचाई हेतु जल स्रोत है नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहर, बांध आदि। अब सिंचाई के साधन, तो हम सिंचाई के साधनों की बात करेंगे तो सिंचाई के साधन हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है पारंपरिक साधन और दूसरा है आधुनिक साधन। पारंपरिक साधन में चरस, देंखली ये होते हैं, आधुनिक साधन में नलकूप होते हैं। अब सिंचाई की आधुनिक विधियां, ये भी एक नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां ये भी दो होती है, छिड़काव विधि और ड्रिप तंत्र विधि। छिड़काव विधि को हम फव्वारा विधि भी कहते हैं और ड्रिप तंत्र को हम बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कटाई। फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है और इसे फसल की कटाई कहते हैं। जब पक गई फसल उसके बाद हम उसको काटते हैं। फसल कटाई के साधन हम किस किस से काटते हैं, दरांती जिसको हम दांतली कहते हैं, हार्वेस्ट जो मशीन ट्रैक्टर के पीछे लगाई जाती है। अगला है थ्रेसिंग, बीज को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि थ्रेसिंग किसे कहते हैं। बीज को भूसे से यानी उस कचरे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। छोटे किसान अनाज के दानों को हवा में पटक कर अलग करते हैं, जबकि बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन जिसको हम थ्रेसर से पटकने का कार्य करते हैं। अगला है भंडारण। थ्रेसिंग के बाद में किसान अपनी आवश्यकता अनुसार अनाज व भूसे को एक जगह भंडारित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में बने भंडार गृह होते हैं जिसको हम साइलो कहते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि साइलो किसे कहते हैं। तो अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में बड़े भंडार गृह होते हैं जिसे हम साइलो कहते हैं। हमारी फसल वहाँ पर आराम से रख देते हैं, वो खराब भी नहीं होती है।